राजस्थान और पंजाब के बाद बिहार कांग्रेस में भी घमासान की खबर है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार कांग्रेस के करीब 10 विधायकों के जेडीयू के संपर्क में होने की खबर है। माना जा रहा है कि ये विधायक किसी भी समय पार्टी को झटका दे सकते हैं, लेकिन दल बदल कानून पर पेच फंस गया, क्योंकि जेडीयू में शामिल होने के लिए यह जरूरी है कि 13 विधायक कांग्रेस छोड़ें, यानी कि 2/3 विधायकों पर मामला अटका है। कांग्रेस के बिहार में 19 विधायक हैं और पार्टी में टूट के लिए 2/3 विधायकों का साथ आना जरूरी है। पता चला है कि जेडीयू ने 10 विधायकों को मना लिया है और 3 विधायकों को मनाने में जुटा हुआ। कांग्रेस के कई विधायक हम लोग के हमारे संपर्क में है, आने दीजिए समय। बेतिया और समस्तीपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं। बेतिया में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे शहर की सड़कें बिल्कुल तालाब जैसी बन गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पानी में डूबी सड़क पर नाव चलाते नजर आए। यानी जिस सड़क को लोग आराम से पैदल ही पार किया करते थे, उसे नाव से पार करना पड़ा। इसके अलावा कई लोग घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे। वहां हुई तेज बारिश ने बेतिया के कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया। बारिश के बाद आए सैलाब में कई रास्ते टूट गए और लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर गया। जितने भी मोहल्ले हैं, लगभग सभी मोहल्लों में हालात एक जैसे हैं और लोग के घरों में भी पानी घुस गया। भारी बारिश की वजह से बेतिया के गोनाहा इलाके में एसएसबी के जवानों की एक गाड़ी भी फंस गई। उस गाड़ी को 3 ट्रैक्टरों की मदद से निकाला गया। बेतिया के अलावा समस्तीपुर में भी बारिश के बाद कई रास्ते पानी में डूबे नजर आए। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों तक बिहार के कई जिलों में इसी तरह भारी बारिश हो सकती है। यानी उन जिलों में रहने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली भी गिर सकती है, जो कि मुसीबत की वजह बन सकती है। बारिश के साथ तेज आंधी चलने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। साथ ही मौसम विभाग ने गोपालगंज, बक्सर और दरभंगा समेत बिहार के 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया, जिसका मतलब है कि उन इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। और ऐसे हालात बिहार के कुछ इलाकों में बन चुके हैं। वहां के कैमूर से सामने आई तस्वीरों में भारी बारिश के बाद दुर्गावती नदी उफान पर बहती नजर आई। नदी के रौद्र रूप को देखकर लोग सहम गए। नदी के सैलाब में कैमूर को बक्सर से जोड़ने वाला रास्ता भी पूरी तरह बह गया। इतना पानी आ गया कि अब इसमें आना जाना तो बंदे हो जाएगा। पश्चिम चंपारण के बगहा में भी बारिश ने इसी तरह की तबाही मचाई। वहां भी गंडक और मनोर नदी का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया। रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए। लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया। जब लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो छाते लेकर अपने घरों से बाहर निकल गए। घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबकर लोग घंटों अपने घरों के बाहर खड़े होकर बारिश बंद होने का इंतजार करते रहे, ताकि बारिश बंद होने पर वो अपने घरों के अंदर घुसे पानी को बाहर निकाल सकें। भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात बिहार के गोपालगंज में नजर आए, जहां हुई तेज बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं। बताया गया कि पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां के सरकारी अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया। हालांकि इलाके के किसानों ने मौसम के इस बदले रुख पर खुशी जताई। खेत लबालब भर गए हैं, बहुत खुशी की बात है। गोपालगंज की तरह छपरा में भी सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। वहां शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। गाड़ियां भी कछुए की चाल से रेंगती दिखी। बाजार में गाड़ियों का जैम न लगे, इसलिए एक पुलिस वाला ट्रैफिक को संभालने के लिए नंगे पैर ही पानी में उतर गया। वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में तेज बारिश के बाद नदी के किनारे लगा एक बिजली का खंभा गिर गया, जिसकी वजह से आसपास के एक बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। बिजली का खंभा नदी के किनारे पर नहीं बल्कि नदी से सैकड़ों मीटर दूर था, लेकिन मनोर नदी में पानी बढ़ने के बाद नदी रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गई और फिर वो खंभा पानी के बीचों बीच दिखने लगा। थोड़ी देर में 33 किलोवाट बिजली का ये खंभा नदी में गिर गया, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में बर्बादी की बाढ़ हर साल आती है, जिससे निपटने के लिए सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कराने वाली थी, लेकिन वहां मानसून 10 दिन पहले आ धमका और सामान्य से 8 गुना तक ज्यादा बारिश ने शहरों को डुबोया। तो नेपाल में बारिश की वजह से गंडक नदी समेत कई नदियों में उफान आ गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई।
जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर वार करते दिखाई दिए। सामने आई एक तस्वीर में साफ दिखा कि कुछ लोग एक आदमी को उसके घर से खींचकर बाहर लाए और फिर उसे डंडों से पीटने लगे। इस बीच उस आदमी की पत्नी उसे बचाने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसे भी दो लड़कियों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव लौट गई। इस मारपीट में बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आईं। हंगामा बढ़ा तो आसपास के कई लोग वहां जमा हो गए, लेकिन काफी देर तक कोई भी बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। परिवार के 6-7 सदस्य थे, उन्होंने लाठी डंडों के साथ हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। खबर है कि बाद में एक पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। सौ बात की बात है कि हम लोग चीन और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी कतई नहीं चाहते, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वालों के साथ हमारा रवैया चीन और पाकिस्तान जैसा हो जाता है, जिसके साथ जमीन, नाली, पानी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए बजाय हम बवाल करने लगते हैं, जैसा कि मथुरा की पॉश कॉलोनी में हुआ, जहां पानी की चीटें दूसरे के घर तक पहुंचने की शिकायत पर महाभारत हो। सागर पहलवान की हत्या से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस हत्या के तार यूक्रेन की एक महिला से भी जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मॉडल टाउन के जिस फ्लैट से विवाद की शुरुआत हुई, वहां यूक्रेन की एक महिला की तस्वीर एक कमरे में लगी थी। बताया जा रहा है कि यह महिला सागर पहलवान की दोस्त है, जो अब भारत में नहीं है। एक दिन फ्लैट पर सागर और सोनू से मिलने पहुंचे सुशील के दोस्त अजय ने उस महिला की तस्वीर के साथ सेल्फी ली थी, और इस बात का पता जब सागर को चला तो उसने अजय और सुशील पहलवान को धमकाया और गालियां भी दी, जिसके बाद दोनों के बीच तलवारें खिंच गई। इसके अलावा हत्या की एक और वजह भी सामने आई, जो सागर पहलवान के एक निजी अखाड़े से जुड़ी। सूत्र बताते हैं कि कुश्ती का जूनियर नेशनल चैंपियन सागर पहलवान दिल्ली के नरेला में अपना अलग अखाड़ा चलाने लगा था, और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती सीखने वाले कई लड़के सागर के अखाड़े में जाने लगे, जबकि छत्रसाल स्टेडियम में सुशील पहलवान ही कुश्ती सीखने वालों को ट्रेनिंग देते थे। और सागर के अखाड़े से छत्रसाल स्टेडियम की अहमियत कम होने लगी थी, जिसकी वजह से सागर और सुशील में मनमुटाव काफी बढ़ गया था। मुंबई के करीब महाराष्ट्र के ठाणे में मानसून के दौरान किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने एक मॉक ड्रिल की। भारी बारिश के दौरान मुंबई के कई स्टेशनों में पानी भर जाता है, जिससे ट्रेनें रास्ते में ही फंस जाती हैं। ऐसे में रेलवे ने एनडीआरएफ की तरह अपनी खास टीम तैयार की। आरपीएफ डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की इस टीम ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। इसके लिए एक झील में मॉक ड्रिल की गई। मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल रेलवे आरपीएफ की तरफ से डिजास्टर टीम का गठन किया गया है। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये जवान एक नाव पर सवार होकर पानी के बीच में फंसे लोगों की तरफ बढ़ते दिखे। जल्द ही नाव उनके पास पहुंच गई और सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया। जिन लोगों ने पानी में छलांग लगाई थी, उन्हें बचाने का भी अभ्यास किया गया। इस दौरान लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए जरूरी निर्देश भी दिए गए। बताया गया कि कई बार एनडीआरएफ को आने में काफी देर हो जाती है। ऐसे में ये टीम मुसीबत में फंसे लोगों की फौरन मदद कर पाएगी, ताकि उन्हें बिना वक्त गंवाए सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए आरपीएफ की कुल 6 टीमें बनाई गई हैं। आरपीएफ की ऐसी हर टीम में 15 जवान शामिल हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी हैं। इन्हें मुंबई के 5 स्टेशनों के आसपास तैनात किया जाएगा। ये वो स्टेशन हैं जहां पानी भरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। शुरुआत में इन टीमों को सीएसएमटी, माटुंगा, कुर्ला, ठाणे और बदलापुर में तैनात किया जाएगा। बाद में कुछ टीमों की तैनाती पश्चिम रेलवे के विरार सेक्शन में भी की जाएगी, क्योंकि वहां भी हर मानसून में पानी भरने का खतरा रहता है। सौ बात की एक बात यह कि रेलवे में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग टीम की जरूरत 1.5 दशक से महसूस की जा रही थी, और इसके लिए 12 साल पहले रिपोर्ट भी तैयार हो गई थी, जिसमें बाढ़ और तूफान के दौरान ट्रेनों में फंसे यात्रियों को बचाने का प्लान भी था, जिसे अब लागू करने की शुरुआत हो गई। यूपी के कानपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नगर निगम की बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ पार्षदों ने हैंडपंप के साथ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पानी की समस्या का मुद्दा उठाया और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखने के लिए कंधों पर हैंडपंप उठाकर सदन में घुस गए। इस मंजर को देखकर सदन में बैठे बाकी पार्षद भी हैरान रह गए। कई पार्षद तो अपनी जगह से उठकर इस अनोखे प्रदर्शन को देखने लगे। इसके बाद हंगामा कर रहे पार्षदों ने हैंडपंप को सदन के फर्श पर रख दिया और पानी की समस्या को दूर करने की मांग करने लगे। इसी बीच कुछ और पार्षद उनके समर्थन में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पार्षदों का इस तरह सदन में घुसकर हंगामा करना महापौर को पसंद नहीं आया। पानी की समस्या के अलावा नगर निगम की बैठक में कुछ और मुद्दों पर भी हंगामा हुआ। सौ बात की बात यह कि गंगा किनारे बसे कानपुर जैसे शहरों में भी अगर पीने के पानी का संकट है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। और कानपुर नगर निगम में हैंडपंप के साथ प्रदर्शन भी यही समझाने के लिए किया गया। जहां पिछले साल पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी की किल्लत हुई
और अब पाइपलाइन की मरम्मत की वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है। बिहार के समस्तीपुर में तेज हवाओं के साथ उठे बवंडर को देखकर एक इलाके के लोग घबरा गए। लोगों में अफरा तफरी इसलिए भी मची क्योंकि समस्तीपुर के इसी इलाके में मौसम ने अचानक करवट ली। दूसरी जगहों पर हवा चलने तक की बात भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस इलाके में मौसम बदला तब पहले तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तब तक वहां तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए थे। लेकिन जब बवंडर उठा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये तूफान जे चीज मिलते उड़ा देते ओकरा। बवंडर भी ऐसा कि जो कुछ भी उसकी चपेट में आया उसे वो अपने साथ ले गया। आसमान की तरफ देखने पर वो चीजें हवा में उड़ती दिखाई दी। घर उड़ा दिया पूरा। ऐसे हालात में लोगों के पास इस बवंडर से हो रही तबाही को देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। बताया गया कि इस बवंडर में कई मकानों को काफी नुकसान भी पहुंचा। स्वाभाविक की बात है कि बवंडर यूं तो पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी तबाही मचा सकते हैं, लेकिन भारत के मैदानी इलाकों में कुदरत का ऐसा कहर कभी कभार ही टूटता रहा है। हालांकि गनीमत यह रही कि समस्तीपुर में बवंडर ने सिर्फ लोगों के छप्पर और छत उड़ा, वरना अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे देशों में हर साल दर्जनों लोगों की जान तक चली जाती है। पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इमरान खान ने पीओके में अपनी छवि चमकाने के लिए सेना की मदद से एक साजिश रची। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इमरान खान पीओके में चुनाव से पहले किसी तरह वहां के लोगों को खुश करना चाहते हैं और इसके लिए वो वहां सेना के जरिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और नीलम घाटी जैसे कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना लगातार लोगों से मिल रही है और डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को किसी तरह इमरान खान और उनकी पार्टी के पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे अभियान को सेना के अभ्यास की आड़ में किया जा रहा है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान और वहां की सेना के खिलाफ कई मुद्दों पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इमरान खान किसी तरह पीओके के लोगों के बीच अपनी छवि चमकाने की कोशिश में जुट गए। दिल्ली में पानी की किल्लत के साथ कोरोना की टेंशन भी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या भी बढ़ गई, जिसकी वजह से पानी के जुगाड़ में लोग टैंकरों के आगे लाइन लगाने को मजबूर हो गए। बताया गया कि ये लोग किसी तरह काम चलाने भर का पानी तो जुटा लेते हैं, लेकिन इस कोशिश में कोरोना नियमों को पूरी तरह ताक पर रख देते हैं। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के पालम से सामने आई, जहां कई दिन बाद पानी का टैंकर पहुंचा तो लोग कोरोना को भूल पानी के लिए इकट्ठा हो गए। पालम इलाके में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कैसे लोग अपना काम चला रहे हैं। ये देखिए, टैंकर के जरिए पानी भरने के लिए लोग इस तरीके से गलियों में खड़े होते हैं। पानी भरने की जल्दी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए। ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। दिल्ली में रह रहे हैं हम, दिल्ली में तो गांव से ही बुरा हाल है यहाँ पे है? दिल्ली ये राजधानी, देश की राजधानी है क्या? लोगों ने शिकायत की कि पानी का टैंकर कई दिन बाद आता है। ऐसे में उनके लिए नियमों का पालन करने से ज्यादा पानी भरना जरूरी है। पीने के लिए तो पानी नहीं मिल रहा है, तो कोरोना का देखे भी, पहले पानी चाहिए, पहले कोरोना देखा जाए। वहाँ हर घर के बाहर पानी की टंकियां और बर्तन भरे नजर आए। एक दूसरी तस्वीर में भी लोग पानी के लिए लंबी लाइन में खड़े नजर आए। कई लोग तो सिर पर पानी ढोकर ले जाते दिखे। हालांकि वहां जरूरी दूरी बनाए रखने के लिए जमीन पर निशान बनाए गए थे, लेकिन पानी भरने की हड़बड़ी में किसी ने उनकी परवाह नहीं की। क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ नलों में पानी की सप्लाई बंद हो गई और टैंकर ही लोगों की इकलौती उम्मीद बन गया। दलील दी गई कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से पानी की सप्लाई पर असर पड़ा। लेकिन पानी की किल्लत पर सियासत शुरू हो गई। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जोरदार हमला बोला। ये जो मुफ्त की बिजली और मुफ्त का पानी है, उसका जो नशा है, उसके लिए दिल्ली भुगत रही है, क्योंकि पानी की व्यवस्था पे जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो ये सब्सिडी में उड़ाते हैं। पानी की कमी से जूझ रहे लोग नेताओं से शिकायत करने पहुंच गए। परेशान लोग पालम से आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौर के दफ्तर शिकायत करने पहुंचे। लोग यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं ताकि अपने इलाके की शिकायत कर सकें कि उनके इलाके में पानी जो है वो नहीं आ रहा है। लोगों ने शिकायत की कि उनके यहाँ पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन नलों में पानी नहीं आता और टैंकर भी कई दिन बाद आते हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं आ रहा और टैंकर भी, इनका टैंकर कम हो गए या जो भी इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, अभी टैंकर भी नहीं आ रहे हैं। विधायक ने कुछ दिन में समस्या दूर होने का भरोसा दिया, लेकिन साथ में पानी का कम से कम इस्तेमाल करने की नसीहत भी दे डाली। आपसे एक निवेदन है, पानी को बहुत सोच समझ करके और बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। हालांकि ये आशंका भी जताई गई कि अगर अगले कुछ दिन में बारिश नहीं हुई तो दिल्ली में पानी की समस्या और गहरा सकती है। ऐसे में पानी का संकट गहराता देख दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी एक्शन में आ गए। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। यही नहीं, उन्होंने पूरे मामले में दिल्ली जल बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी। साथ ही पानी की कमी से निपटने के लिए जल्द से जल्द एक एक्शन प्लान देने के निर्देश दिए।
सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर पानी न के बराबर है और यहाँ के लोगों को यमुना और गंग नहर के जरिए मिलने वाले पानी के भरोसे रहना पड़ता है, जिसमें बारिश के बाद मलबा और जलकुंभी रोड़ा बन जाता है। और अभी गंग नहर में जलकुंभी की वजह से सप्लाई बंद है, जिससे निपटने में 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। न्यूज़ 18 के दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी का यह मामला एक प्राइवेट लैब से जुड़ा बताया गया। आरोप है कि इस लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा कराए और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना नेगेटिव बताया। आरोप है कि लैब की ओर से ऐसा ज्यादा बिल भुगतान के लिए किया गया। ये मामला सामने आने के बाद आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन विपक्ष इस मामले में उत्तराखंड सरकार को घेर रहा। तो सरकार को देखना चाहिए था कि एक दिन में ये कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपनी क्षमता से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया के 15 खिलाड़ियों का ऐलान हो गया। न्यूज़ 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि टीम में कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी को बल्लेबाजों के रूप में जगह मिली है। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा इस टीम में स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाजी के लिए चुना गया। इसके अलावा टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, पहले ऋषभ पंत और दूसरे रिद्धिमान साहा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी भारत के खिलाफ उतरने वाली टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में केन विलियमसन का नाम शामिल है, जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट में चोट लगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले वो लोग असमंजस में हैं जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि उन छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के सामने संकट है जो भविष्य में विदेश जाना चाहते हैं और कोवैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं, क्योंकि भारत में बनी इस वैक्सीन को कई देश मान्यता नहीं दे रहे। यानी सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद ऐसे लोगों को नॉन वैक्सीनेटेड माना जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि उनसे बिना टीका लगवाए लोगों की तरह क्वारंटीन के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। ऐसा होने से समय की बर्बादी ही नहीं बल्कि लोगों के सामने आर्थिक परेशानियां भी खड़ी हो रही। सूत्रों के मुताबिक भारत में बनी कोवैक्सीन को मान्यता दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अर्जी दी है, लेकिन अभी तक उस पर स्टडी चल रही है और कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि सरकार का दावा है कि जल्द ही इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ लिया जाएगा। बड़ी संख्या में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं लेकिन कोवैक्सीन उन्होंने लगवाया है, उनके लिए दिक्कत, उनके लिए क्या ऑप्शन है सर? उनको लिए कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा सर? मतलब करेंगे इसको चेकअप कर